उमा वर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ यूएनएन के समाचार में। आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोरोना का कुल आंकड़ा बढ़कर 67,57,132 तक पहुंच गया है। देश में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। फिलहाल 57,44,694 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। इसके साथ अभी देश में 9,07,883 सक्रिय मामले हैं। देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,04,555 तक पहुंच गई है। देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। फिलहाल कोरोना वायरस का आंकड़ा 67 लाख को पार कर गया है। हालांकि इस बीच राहत की बात यह है कि देश में अब तक 57,85,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। देश में फिलहाल 9 लाख से अधिक एक्टिव केस हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 72,049 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान कोरोना से मरने वालों की संख्या 986 रही। मेघालय सरकार ने बताया कि 16 अक्टूबर से राज्य में बाहर से आने वाले लोगों को अब प्रवेश द्वार पर कोरोना जांच के लिए 500 रुपये भुगतान पड़ेंगे और अगर वह RT-PCR टेस्ट कराना चाहते हैं तो उन्हें 3,000 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा, जिस पर मेघालय कांग्रेस ने आज राज्य सरकार से आग्रह किया कि राज्य के निवासियों के लिए एंटीजन टेस्ट को निःशुल्क किया जाए, जिसमें कहा गया है कि जो लोग इस संकट के दौरान राज्य से बाहर जाते हैं वे आमतौर पर चिकित्सा उपचार या नौकरी के साक्षात्कार के लिए जाते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता कैनेडी ने आरोप लगाया कि सरकार राज्य के स्थायी निवासियों को संकट के समय और परेशान कर रही है, जिस पर सरकार को पुनः विचार करना चाहिए। From the Congress Party of the state of Meghalaya, we received lots of, not a complaint in fact, but a request to urge the government of the state of Meghalaya, after what comes out in the Shillong Times today, that people entering the state of Meghalaya, including a permanent resident of the state, would have to undergo a mandatory rapid antigen test on payment of 500 rupees. In a pandemic and crisis like this, people go to the outside the state, especially Assam, mostly for medical treatment, for job interview, or some important issues or matters. Nobody will just go like that for fun. And you know, if you go to Guwahati, sometimes we have to hire vehicles, and the cost of the hiring, if it is 2,000, the charge will be 3 to 4 times. Because the driver always said that we have to quarantine ourselves if we come back to the state. So if we have to quarantine for 10 days and the cost is at a rate of 500 per day, it will come to 5,000. So to go to Guwahati, just for a vehicle's hiring, vehicle rent, will cost around 8 to 10,000 rupees. We understand and we are concerned that the state government has spent nearly 400 crores to fight this coronavirus, this pandemic. And that is from the government treasury. We are concerned about it. The government is working very hard to fight the coronavirus. But as a concerned citizen, we request the government of Meghalaya, if possible, please let the rapid antigen test be free of cost for the interests of the poor and the people of the state, especially for the permanent resident of the state. We are not talking about tourists that come to Meghalaya, but for the people, the permanent resident of the state. Once again, we request the government, if possible, please let the rapid antigen test be free of cost. Thank you. कोरोना के मोर्चे पर एक और अच्छी खबर है। कोरोना के इलाज में आयुर्वेद कारगर है या नहीं, और यदि है तो क्या इसका उपयोग किया जा सकता है। लंबे समय से चली आ रही ऐसी अटकलों पर अब विराम लग गया है।
सरकार ने आयुर्वेद से कोरोना वायरस के उपचार को मंजूरी दे दी है। इसके बाद अब यह काम पूरी तरह से कानूनी ढंग से किया जा सकेगा। अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार शुरुआत में इसके लिए एक तय प्रक्रिया का पालन करना होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि बाजार में सामान रूप से उपलब्ध आयुर्वेदिक दवाओं को मरीज खुद भी प्रोटोकॉल के मुताबिक इस्तेमाल कर सकता है। पहली बार सरकारी तौर पर आयुर्वेद और योग को किसी महामारी के इलाज के लिए आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई है। अभी तक आयुर्वेदिक डॉक्टर खुद अपने अनुभव के आधार पर आयुर्वेदिक फॉर्मूलों से मरीजों का इलाज कर रहे थे। इसमें एक रूपता नहीं होने से कई तरह की भ्रांतियां पैदा हो रही थी। प्रोटोकॉल जारी होने के बाद सभी भ्रांतियों पर विराम लग जाएगा। कोरोना का इलाज अब पूरी से आयुर्वेद और योग से हो सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसके लिए विस्तृत गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल जारी किया है। से आयुर्वेद और योग से हो सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसके लिए विस्तृत गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल जारी किया है। इस प्रोटोकॉल के तहत कोरोना के सिर्फ माइल्ड और मॉडरेट केसों का ही इलाज किया जा सकेगा। गंभीर मामलों में कोरोना के मरीजों को एलोपैथिक इलाज के लिए कोविड अस्पताल में भेजना अनिवार्य किया गया है। प्रोटोकॉल जारी करते हुए स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि कोरोना मरीजों के इलाज में ट्रायल के दौरान आयुर्वेदिक दवाओं और योग के प्रामाणिक रूप से प्रभावी पाए जाने के बाद इसे औपचारिक रूप से इलाज में शामिल करने का फैसला किया गया। इंडियन रेलवेज ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रिजर्वेशन रूल्स में बड़ा बदलाव किया है। नए नियम 10 अक्टूबर से लागू होंगे। अगर आपको अचानक ट्रेन से कहीं जाना पड़ रहा है तो ऐसे समय में समस्या आती है टिकट बुकिंग और उस पर भी कंफर्म सीट की। ट्रेन में रिजर्वेशन कंफर्म नहीं मिलता है। वेटिंग में टिकट लेकर चांस लिया जाता है शायद कंफर्म हो जाए, लेकिन फिर चार्ट बनने पर भी टिकट वेटिंग में ही रहता है। रेल मुसाफिरों के लिए एक अच्छी खबर आई है। इंडियन रेलवे ट्रेन रिजर्वेशन चार्ट सेकंड रिजर्वेशन चार्ट की टाइमिंग में बदलाव करने जा रही है। 10 अक्टूबर से रेलवे का दूसरा रिजर्वेशन चार्ट ट्रेन के छूटने से 30 मिनट पहले बनेगा। कोरोना वायरस महामारी के चलते रेलवे ने इस नियम में बदलाव किया था। रेलवे ने दूसरा रिजर्वेशन चार्ट ट्रेन छूटने के 2 घंटे पहले बनाना तय किया था, लेकिन दोबारा से नियम में बदलाव करते हुए अब फिर से दूसरा रिजर्वेशन चार्ट ट्रेन छूटने के समय से 30 मिनट पहले बनेगा। ट्रेन का पहला रिजर्वेशन चार्ट ट्रेन छूटने से 4 घंटे पहले तैयार होता है। दूसरे चार्ट का समय बदलने पर अब मुसाफिरों के सामने टिकट बुक कराने का ज्यादा ऑप्शन होगा। मुसाफिर दूसरा चार्ट तैयार होने तक पहले आओ पहले पाओ के आधार पर इंटरनेट पर टिकट बुक करा सकते। दूसरा रिजर्वेशन चार्ट ट्रेन छूटने के तय समय से 30 मिनट पहले तैयार किया जाएगा। इस टाइम टेबल में पहले से बुक टिकटों को कैंसिल कराने का भी प्रावधान होगा। कोरोना वायरस को फैलने की रफ्तार पर नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार ने जब देश भर में लॉकडाउन लगाया तो इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने से लेकर कई जरूरी तारीखों को भी आगे बढ़ाया। इसी क्रम में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से कर चोरी, टैक्स अवेजन के मामलों या बैंक अकाउंट्स के जरिए संदिग्ध लेन देन सस्पेक्टेड ट्रांजैक्शंस करने वालों को नोटिस भेजने पर भी रोक लगा दी गई। अब जब से लॉकडाउन में ढील दी गई है, आयकर विभाग फिर सक्रिय हो गया है। अब विभाग फिर कर चोरी के लिए तमाम हथकंडे अपनाने वाले लोगों पर कार्रवाई रहा है। आयकर विभाग ने सितंबर 2020 में कर चोरी के मामलों में बड़ी संख्या में लोगों को समन जारी किए। दरअसल नोटबंदी के दौरान अपने बैंक अकाउंट में बड़ी रकम जमा हैवी डिपॉजिट्स करने वालों को ढूंढने और उन्हें आयकर विभाग की ओर से नोटिस भेजने का काम अब तक चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की घोषणा की थी। इसके तहत पुराने 1000 और 500 के नोट रद्द कर दिए गए थे। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने लॉकडाउन के दौरान लोगों को समन भेजने पर रोक लगा दी थी। अब लॉकडाउन में ढील के बाद इस पाबंदी को हटा दिया गया है। लद्दाख में मई में तनाव की स्थिति पैदा होने के बाद पहली बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग नवंबर में आमने सामने होंगे। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक दोनों नेता 17 नवंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। रूस ने सोमवार को घोषणा की कि ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का 12वां ब्रिक्स सम्मेलन इस बार वर्चुअल माध्यम से होगा। पिछले 6 साल में कम से कम 18 बार मिल चुके मोदी और शी ने सीमा विवाद के बाद से एक दूसरे से बात नहीं की है।
मेघालय के सत्तारूढ़ मेघालय डेमोक्रेटिक अलायंस (MDA) में जिला परिषदों में केंद्रीय धन के दुरुपयोग पर गठबंधन के अंदर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार को मेघालय के जिला परिषद मामलों के मंत्री लाहमिन रिम्बुई ने जिला परिषदों में भाजपा द्वारा धन के कथित दुरुपयोग के मामले में CBI जांच को ठुकरा दिए जाने के बाद राज्य भाजपा ने मंगलवार को कहा कि केंद्रीय एजेंसी द्वारा जांच की अनुमति देने या विरोध करने का कोई अधिकार रिम्बुई का नहीं है, जहां केंद्रीय निधि शामिल है, और न ही राज्य स्वायत्त जिला परिषदों ADCS का अधिकार है कि वो जांच से इनकार करे। उसे अपनी सीमाएं पता होनी चाहिए। राज्य के भाजपा उपाध्यक्ष बर्नार्ड एन मारक ने एक बयान में कहा, केंद्रीय धन के दुरुपयोग पर GAADC में CBI जांच की अनुमति देने का राज्य का सवाल अतार्किक है। मारक ने कहा, इस मामले में CBI की जांच के लिए एक मजबूत आधार है। इसके अलावा GAHDC राज्य सरकार के अधीन में नहीं है। ब्राक ने कहा कि संविधान की 6ठी अनुसूची क्षेत्रों में राज्य सरकार का जहां राज्य का जनजातीय मामलों पर कोई नियंत्रण नहीं है, और जहां राज्य सरकार की 6ठी अनुसूची क्षेत्रों में एक सीमित भूमिका है क्योंकि भूमि राज्य से संबंधित नहीं है, और यह परिषद है जो भूमि मामलों को नियंत्रित करती जो भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान के तहत आती है। राज्य संविधान के प्रावधानों से ऊपर कार्य नहीं कर सकता है, इसलिए राज्य CBI जांच का विरोध कैसे कर सकते हैं? मारक ने पूछा। राज्य भाजपा ने सवाल किया कि क्या स्थानीय फंड ऑडिट DLFA के निदेशक वास्तव में उन केंद्रीय फंडों का ऑडिट कर सकते हैं जिनका कथित रूप से दुरुपयोग किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि गारो हिल्स में भाजपा नेताओं को राज्य में अधिक भ्रष्टाचार का खुलासा करने से रोकने के लिए एक बड़ी साजिश चल रही है। भाजपा नेताओं ने RTI के बाद राज्य में भाजपा प्रायोजित केंद्रीय योजनाओं के कार्यान्वयन को ट्रैक करने के लिए RTI दाखिल कर रहे हैं और गैर कानूनी कदमों को अपनाने के लिए अधिकांश नेताओं को स्थानांतरित कर दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया। मारक ने आगे आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार में शामिल लोग इतने शक्तिशाली हैं कि वे गारो हिल्स में भाजपा नेताओं को धमकाने और आतंकित करने के लिए गुंडों को काम पर लगाए हुए हैं। ऐसे में पत्नी हाउसवाइफ है और इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं तो सरकार की एक ऐसी योजना है जिसके जरिए पत्नी के अकाउंट में हर माह इनकम आएगी। दरअसल आप नेशनल पेंशन स्कीम NPS में निवेश करके अपनी पत्नी को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। इस स्कीम के जरिए रेगुलर इनकम का इंतजाम कर सकते हैं। पत्नी को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए आप उसके नाम NPS अकाउंट खोल सकते हैं। NPS अकाउंट आपकी वाइफ को 60 साल की उम्र पूरी होने पर एक मुश्त रकम देगा, साथ ही हर महीने उन्हें पेंशन के रूप में रेगुलर इनकम भी प्राप्त होगी। आसान भाषा में समझिए, जैसे कि वाइफ की उम्र 30 साल है और आप उनके NPS अकाउंट में हर महीने 5,000 रुपए का इन्वेस्ट करते हैं तो उन्हें सालाना 10% रिटर्न मिलता है। ऐसे में पत्नी के 60 साल की उम्र में उनके अकाउंट में कुल 1.12 करोड़ रुपए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल आप सबसे फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।